बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। बात करने का सलीका हो अगर आपको, तो आप कोई भी बात अपनी मनवा सकते हैं। ये वो गुर है जो किसी के पास होता है, ये वो काबिलियत है जो आपके किरदार में निखार पैदा करती है। तो आज हम बात करेंगे रेट्रिक्स के बारे में और रेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट, कि किस तरह से आप टेक्स्ट में उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो चीज़ तहरीर की गई है वो दूसरे को कन्विंस कर सके, परसुएट कर सके और दूसरा आपके नुक्ते नज़र को समझ सके। रेट्रिक एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जो हज़ारों साल पहले, आज से तकरीबन 2000 साल पहले इसका इस्तेमाल हुआ अरिस्टोटल के दौर में। और ये वो टेक्निक है कि जिसको अडॉप्ट किया उस वक्त के ग्रीक्स और रोमन्स ने। ये एक ऐसा स्किल है जिसे आप कह सकते हैं दैट इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफ़ेक्टिवली। एक ऐसा आर्ट है कि जिसमें आप राइटिंग या स्पीकिंग ऐसे इफ़ेक्टिव मैनर में करते हैं इन ऑर्डर टू परसुएड एन ऑडियंस टू एक्सेप्ट एन आइडिया, कि आप ऑडियंस को इस तरह से परसुएड करते हैं कि वो आपके आइडिया को एक्सेप्ट करने लग जाए, आपके नुक्ते नज़र को वो जानने या मानने लग जाए। एक ऐसे तरीके से बात करने का या लिखने का एक ऐसा फ़न जिससे राइटर आपके नुक्ता नज़र को समझ जाएं, जान जाएं और उसको मान लें। सो दिस इज़ इन फैक्ट इन टेक्स्ट इट इज़ द टेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम उसमें टेक्स्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? टेक्स्ट स्ट्रक्चर इनफैक्ट ये है कि किस तरह से टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है, कि पैसेज के दरमियान किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। जब भी कोई टेक्स्ट लिखा जाता है ऑब्वियसली आप उसमें या तो इंफॉर्मेशन देते हैं या उसमें कोई परसुएशन करते हैं या उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जाती है। तो जब भी टेक्स्ट को आप पढ़ते हैं तो आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट को देखते हैं कि टेक्स्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। अब टेक्स्ट दो तरह से हमें हेल्प करता है, एक तो बीइंग अ रीडर, दूसरा बीइंग अ राइटर। अगर आप रीडर के तौर पर उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो रीडर के लिए ये हेल्प होती है कि वो उस टेक्स्ट को, अगर तो वो अरेंज्ड है इन अ प्रॉपर वे, ऐसे अरेंज है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा रहा है और आप उससे कन्विंस हो रहे हैं, तो आप एज अ रीडर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और इसके साथ साथ टेक्स्ट को भी आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। और बीइंग अ राइटर क्या है? तो राइटर के लिए ये है कि वो आसानी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों को कन्वे कर सकता है। इट इज़ लाइक टू हेल्प द राइटर टू एनेबल हिम टू अंडरस्टैंड अदर पीपल अबाउट हिज थॉट्स एंड अबाउट हिज फीलिंग्स। तो अब रेट्रिक्स में यही होता है कि टेक्स्ट को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस तरह से उनको तरतीब दिया जाता है कि आपके आइडिया, आपकी थॉट्स, मेन आइडिया जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी से दूसरा बंदा उसको समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब इसके लिए कुछ सपोर्ट रेफरेंस सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट करते हो, जो थीम को सपोर्ट करते हो, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहें कि कोई भी मेन टॉपिक है तो उसके साथ रिलेटेड हम ऐसे सेंटेंसेस इंक्लूड करते हैं, ऐड करते जाते हैं जो उसके साथ लिंक करते हों, जो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हों, जो उसको मज़ीद मॉडिफाई करते हों या मज़ीद उसको डिफ़ाइन करते हों। इसी तरह से फिर उसकी डेवलपमेंट की जाती है, डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को डेवलप किया जाता है, मज़ीद उसमें इलस्ट्रेशन दी जाती है, एग्जाम्पलिफिकेशन दी जाती है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें कई स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से
टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया जाता है या टेक्स्ट को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको पढ़ने वाला और उसको सुनने वाला उसको जान ले, समझ ले और उसको बिल्कुल उसके साथ वो कन्विंस कर उसको अंडरस्टैंड कर ले। तो ये एक ऐसा हुनर है जो कि राइटर को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी बात को दूसरों से मनवा सके। अब टेक्स्ट को मुख्तलिफ हमारे पास 6 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें हम टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्स्ट की कैटेगराइजेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? क्रोनो मीन्स टाइम एंड लॉजिक मीन ऑर्डर। जब हम टेक्स्ट को ऐसी इंफॉर्मेशन को ऑर्डर में अरेंज कर लें, इंफॉर्मेशन इज़ अरेंज्ड इन एन ऑर्डर इन अ टेक्स्ट। जब भी कोई पैसेज लिखा जाता है, कोई ऐसे लिखा जाता है, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई टेक्स्ट किसी किस्म की भी राइटिंग हो रही है या इसके अलावा अगर कोई स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू डिलीवर योर स्पीच एंड यू आर गोइंग टू deliver it in front of the public, you are going to organize your topic in such a way. First of all, you are going to give some logic to it. अब लॉजिक यहाँ टाइम के हवाले से है, आप टाइम से चीज़ों को अरेंज करें। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लाइक आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेंट टू द मार्केट, in the noon I had my lunch, then in the afternoon I went for a walk. So here I'm going to arrange all my activities according to the time, कि टाइम के मुताबिक मैं अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने सेंटेंसेस को या अपने टैक्स को या अपने पैसेज को उस टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज कर रही हूँ। सो जब आप टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लाइक this some event happened in 1864, then after that you are going to narrate something about 1900 and then in 20th century and 21st century. So you are going to arrange the events in some sequence of time, कि टाइम के सीक्वेंस में आप उनको अरेंज करें, नरेट करें, एक्सप्लेन करें। So that is called chronological order. Second is cause and effect. काज एंड इफ़ेक्ट में क्या है कि एक्टिविटीज़ जो हैं हम उनको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हम उसमें कोई एक इफ़ेक्ट हुआ है और उसकी काज हम ढूंढते हैं और उस काज की वजह से वो इफ़ेक्ट हुआ। सो वी आर गोइंग टू रिलेट वन थिंग विद द अदर, कि हम किसी एक इम्पैक्ट का जो या किसी एक रिज़ल्ट की रीज़न फाइंड करते हैं और इनमें दो चीज़ों को हम आपस में रिलेट कर रहे हैं। दैट बिकॉज ऑफ वन द अदर हैपेंड, कि एक ही वजह से दूसरा हुआ। और वो क्या, लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल दैट like we can say temperature is increasing day by day, the world temperature is increasing day by day. And why is it so? This is one of we can say one of the reason. Why is it so? One reason for this is global warming. Due to the global warming, the world temperature is increasing day by day. So हम इसमें एक cause के लिए दूसरा effect ढूंढ रहे हैं। There will be smart lockdown. Why? The reason is because of the spread of COVID-19. So एक के लिए दूसरे को हम relate कर रहे हैं। So due to while we are going to write in our text in such a style that is giving us cause and effect style. So ये भी एक rhetoric में ये टेक्निक है जिसमें हम cause and effect के ज़रिए अपनी बात को explain करते हैं। Next is compare and contrast. We are going to sometimes find the simile between the things and sometimes we are going to differentiate between the things, कि हम बाज़ तो चीज़ों में similarities ढूंढते हैं और बाज़ उनमें differences ढूंढते हैं। Like let me give you an example. अब similarities differences किसी जगह की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है, किसी एनिमल की भी हो सकती है, किसी प्लांट की, anything that has similar features you can find the similarities and differences in them. Like let me give you example, Karachi and Islamabad. Both of these are two cities, both of these are metropolitan cities. हम इसमें दोनों में similarities आ गई, लेकिन difference क्या है? Karachi is the biggest city of Pakistan और that is Islamabad is not as big as Karachi.
सो हम इस तरह से इनमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं कि एक के और दूसरे के दरमियान एक तरह की खूबियाँ और ख़ामियाँ या एक तरह की बातें, मुश्तरका बातें या मुख्तलिफ़ बातें उसमें ढूंढते हैं और उसको टेक्स्ट में लिखते हैं। तो हम अपने टेक्स्ट में इस तरह से भी अपनी राइटिंग को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अरेंज कर सकते हैं कि जिसमें हम कहीं अगर हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना पड़े या कहीं हमें उसमें क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखना पड़े तो हम उसको उस तरतीब से अरेंज करें। नेक्स्ट इज़ वी हैव प्रॉब्लम एंड सलूशन। We have one problem and we are going to find the solution for that. अब इसमें क्या होता है कि कोई एक मसला है और उसका हल हमने तलाश करना है। तो जब भी हम ऐसा कोई टेक्स्ट लिख रहे हों जहाँ पर हम किसी प्रॉब्लम या सलूशन की बात कर रहे हों तो उसको हम इस तरतीब से अरेंज करेंगे। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, फिश डाई इन द सी। नाउ व्हाई डू द फिश डाई? अब इसमें काज एंड इफ़ेक्ट नहीं ढूंढना, बल्कि आपने एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है। इसको काज एंड इफ़ेक्ट के साथ नहीं ज्वाइन। फिश डाई इन द सी, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से अब वाई आपने तलाश करना है और उसका सलूशन करना है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए सलूशन इज़ दैट द वाटर शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड and there should not be mixing of the waste material from the factories or from the houses in the sea, कि waste material जो है, जो dirty water है, जो contaminated water है, उसको sea water में mix नहीं होना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि marine life के लिए ये एक danger है। So इस तरह से हम एक problem का solution find करते हैं और इसको हम narrate करते हैं। So we are going to give one problem and to find the solution, with that we are going to add the solution to that problem. When the reader reads that text, he is convinced by the view of the writer. Similarly, we are arguing, we are talking, we are speaking to people, and we are going to tell them the problem, and then the next we are going to find the solution. So this is one of the strategy or one of the technique in rhetorics. Next is we have sequence process writing. In sequence process writing, we are going to arrange the events like in a sequence, in an order. Like this is telling us the process of something. Like let me give you example. We are going to plant the tree. To plant any plant, कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसका हम अब प्रोसेस बताते हैं। अब नरेट करें हम इन वर्ड्स में कि ज़मीन को, मिट्टी को नरम किया, उसको खोदा और उसमें बीज लगाया, फिर उसमें उसको पानी दिया और इस तरह से लगातार उसको कुछ दिनों तक उस मिट्टी को पानी देते रहे जहाँ बीज बोया था, तो उसके बाद उसमें से पौधा निकल आता है और इस तरह वो पौधा बड़ा हो जाता है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस, वी आर गोइंग टू टेल सम प्रोसेस। तो जब हम अपनी राइटिंग में किसी प्रोसेस को नरेट कर रहे होते हैं, वी आर गोइंग टू टेल इट इन अ सीक्वेंस, कि हम एक सीक्वेंस में इसे बता रहे होते हैं। ये भी एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है। नेक्स्ट इज दैट इज़ विद अस इज़ स्पैटियल और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या स्पैटियल राइटिंग क्या है कि हम इसमें वी आर गोइंग टू अरेंज द थिंग्स लाइक हाउ समथिंग लुक दैट इज़ रिलेटेड टू द स्पेस। स्पेटियल का मतलब क्या है? स्पेस से, कौन सी चीज़ कहाँ है, किस तरह से, किस तरह दिखती है। तो जब हम इस तरह की इवेंट्स राइटिंग करते हैं, जब इस तरह की हम राइटिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लाइक मी गिव यू एन एग्जांपल, आई एम गोइंग टू नरेट समथिंग अबाउट माय हाउस। दिस इज़ माय हाउस, इट इज़ बिग and it is situated nearby my school. Like there are 5 rooms and there is a lawn and there are trees and there are flowers and there is this and that. So we are going to tell each and everything in such a way that description is in such a way that the solid things are narrated, and we are going to use our sight, sense of sight, sense of hearing, सेंस ऑफ टेस्ट, ऑल ऑफ दीज सेंसेस आर इंक्लूडेड इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो जब भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, इनफैक्ट ये एक पिक्टोरल प्रेजेंटेशन होती है, जैसे पिक्चर की प्रेजेंटेशन होती है तो उस तरह से इसमें प्रेजेंटेशन की जाती है इस स्टाइल ऑफ राइटिंग में। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर चीज़ को
आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और उसमें आप अपने 5 सेंसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। और जब भी सुनने वाला या देखने वाला या पढ़ने वाला उस टेक्स्ट को पढ़ता है और वो ऐसे फील करता है कि वो खुद अपनी आंखों से देख रहा है, या उस चीज़ को वो खुद टेस्ट कर रहा है, या वो खुद सुन रहा है, उसके 5 सेंसेस का उसमें यूज़ हो रहा होता है। सो दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। सो रेटरिक में ये सारे हम स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज़ करते हैं, और ये हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ताकि सुनने वाले को या पढ़ने वाले को हम कन्विंस कर सकें और उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम नरेट कर सकें। So hopefully this rhetoric will help you a lot, and hopefully I have used some of the rhetorics to convince you people to understand my point of view. If you are convinced with it, please comment me in my comment box. I'll be waiting for that. Thank you with these words.